नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में आज काफ़ी उठापटक देखने को मिली। शुरुआत में एकदम से काफ़ी तीखी गिरावट भी, लेकिन दोपहर के बाद में बाजार ने अपने आप को काफ़ी हद तक सँभाला भी है। तो ये जो पूरी उठापटक है, इसको समझते हैं, फिर बढ़ेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ, क्योंकि आज ख़ास तौर पे दर्शकों के सवालों का ही दिन रहेगा हमारे इस वेबिनार में। लेकिन पहले बाज़ार की चाल जिस तरह से सोमवार से लेकर अभी तक हमने इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा घबराहट बढ़ते हुए देखी है और जो स्तर आपने रखे थे कि 25,500 के नीचे ना टूटे, वो तो टूट ही गया। तो अब क्या नज़रिया बन रहा है? क्या बाज़ार ने आज अपना एक बॉटम देखा है या अभी नहीं? देखिए, बहुत कॉन्फिडेंटली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि एक 24,900 से 24,750 ये रेंज में सपोर्ट आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेंड डाउन है, और ट्रेंड डाउन है तो फिर ज़्यादा झगड़ा झंझट तो नहीं कर सकते हैं। वैसे जी। एक जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आसपास बनती है, उसको वॉच तो करना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी भी गिरा गिरा, ज़बरदस्त गिरा। तो पॉइंट नंबर 1 कि क्या सपोर्ट बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। पॉइंट नंबर 2, जब तक रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं मिल जाए, तब तक उस पॉसिबिलिटी का जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रेट नहीं कहा जा सकता। तो दोनों आंसर है, ट्रेंड डाउन है, सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उतना अभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक रिवर्सल कंफर्म नहीं हो जाता है। ऐसा इसका कारण ये भी है कि बैंक निफ्टी का भी थोड़ा ब्रेकडाउन है। तो थोड़ी अभी परेशानी है, और जनवरी एक ही महीना 15 दिन के आसपास था मार्केट के पास फॉलो अप नया हाई ट्राई करने का, जो कि मार्केट ने खो दिया है। तो अब मौका थोड़ा अभी कम रहेगा। जी। जिस तरह से आज क्या उतार-चढ़ाव है, उस पे अगर ध्यान दें, तो 200 डे मूविंग एवरेज को आज निफ्टी 50 ने तोड़ा है। उसके नीचे गया ये 24,900 के आसपास, जहाँ आप कह रहे हैं कि 24,900 से 24,750 के बीच में हो सकता है एक सपोर्ट मिल जाए, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के पास लौट कर के ये बंद हुआ है। हालाँकि 200 डे मूविंग एवरेज कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत ही एकदम शार्प वहीं पे जाकर के बाज़ार रुक जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके थोड़ा आस-पास जाकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस बना करते हैं। ऊपर से नीचे की चाल है या नीचे से ऊपर की चाल है, उसके हिसाब से। तो अभी ऊपर से नीचे की चाल है, तो क्या ये 200 डे मूविंग एवरेज जो अभी आपको दिख रहा है 25,000 के आसपास, इसके मोटा-मोटी लगभग वहीं पे बंद हुआ है। अ, अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखे, तो क्या करना चाहिए? अगले 1-2 दिन में, मतलब इस हफ्ते जो बचा हुआ समय है उसमें? दोनों तरफ खेला जा सकता है। अ, मार्केट कभी भी ओवरसोल्ड हो सकता है, तो एक साइड ये भी ट्रेड का हो सकता है कि आज का जो लो है, वो स्टॉप लॉस और माइनर बाउंस के लिए ट्रेड किया जाए। ऐसा सस्टेनेबल बाउंस यहाँ से नहीं कह सकते हैं हम। और वो जी। माइनर बाउंस कहाँ तक पॉसिबल है? तो 100 ईएमए और उसके पास से सप्लाई है, तो माइनर बाउंस 25,500 से लेके 25,650 ये रेंज तक के माइनर बाउंस हो सकते हैं। लेकिन वो सस्टेन करेगा कि नहीं, नहीं, मतलब चांसेस कम रहते हैं। इतना शार्प फॉल होने के बाद आज का फॉल तो ख़ैर मोस्टली मेरे हिसाब से मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होने का फॉल रहा है, जिसके कारण ये वोलेटिलिटी रही है। रियल फॉल जो था वो कल था, येस्टरडे, और आज उसका फॉलो थ्रू बिकॉज़ ऑफ द मार्जिन। तो अगर मार्जिन स्क्वीज़, और आज की तारीख में ब्रोकर्स बहुत जल्दी मार्जिन इकट्ठा करते हैं, 1 या 2 दिन, उससे ज़्यादा समय लगाते नहीं हैं। तो आज और कल में ये भी मार्जिन कॉल वाली चीज़ खत्म हो जानी चाहिए, और अगर जेन्युइन सेलिंग है तो उसके बाद फिर से सेलिंग रीइंस्टेट हो जाएगी बाज़ार में। तो मेरा अंदाज़ा ऐसा ही रहेगा कि आज का लो अगर रह गया तो थोड़ा बहुत 25,500 विद अ डेविएशन ऑफ 150 पॉइंट्स शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, और फिर मे बी मार्केट फिर से लो को टेस्ट करे, कंसोलिडेट करे, ये चलेगा।
और ये अगर बजट तक खिंच गया, तो चूँकि हमारे पास इम्पेंडिंग इवेंट है, तो बजट तक खिंच गया तो फिर देखेंगे अगर बजट के कारण कुछ होता है तो। ये मार्केट इतनी तेज़ी से गिरा क्यों कल का वर्ल्ड मार्केट, ये मेन कारण है और वो मेन कारण मुझे लगता नहीं है उतना जेन्युइन है, बट गिरा तो ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ के कारण ही है। जी, बिल्कुल। तो वैश्विक बाज़ारों में गिरावट है, उस पे भी ध्यान देंगे, लेकिन पहले ज़रा मिड कैप, स्मॉल कैप को देखिए। आज जहाँ अंत में हमें सेंसेक्स और निफ्टी काफ़ी हद तक सँभले हुए दिखे नीचे से, अंत में गिरावट बहुत हल्की रह गई, 1 तिहाई फ़ीसदी के आसपास की 0.3%, 0.33%। लेकिन अगर आप मिड कैप को देखिए तो 1% से ज़्यादा का नुकसान अंत में भी बना रह गया। हालाँकि सँभला नीचे से ये भी, लेकिन फिर भी नुकसान इसका ज़्यादा रहा अंत में। और स्मॉल कैप को देखें तो वहाँ भी कुछ वैसा ही दिखा हमें कि अंत में लगभग 1% के आसपास की गिरावट इसमें बनी रही, हालाँकि नीचे से ये भी सँभला है। तो जो एक आप कह सकते हैं कि नीचे कहीं सपोर्ट मिलना, या जो आप कह रहे हैं कि मार्जिन कॉल ट्रिगर्स हो रहे थे, जैसे ही उनका दबाव कम हुआ होगा, वैसे ही बाज़ार ने अपने आप को सँभालने की कोशिश की। और अब अ, क्या वहाँ से फिर अगर इसने एक वापसी दिखाई है, तो कल का कारोबार काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है, जिसमें शायद ये क्लियर हो कि गिरावट आगे और बढ़नी है, या फिर कहीं पर एक सहारा मिलेगा, वापस एक ऊपर की चाल बनेगी? इंडिकेटर सेटअप एक्चुअली मिड कैप से ही बनेगा, स्मॉल कैप से जी, इंडिकेटर सेटअप बन नहीं पा रहा है। और मिड कैप का इंडिकेटर सेटअप सेम चीज़ है कि आज का जो लो बना है, उसके नीचे क्लोज़ अगर नहीं होता है 3-4 दिन का, तो शायद यहाँ पे रुक भी जाए। और मिड कैप का रिवर्सल नहीं होने का कारण भी सिंपल है, बिकॉज़ यहाँ पे तो कोई वैसे ट्रेड नहीं है। थोड़ा बहुत तो नीचे से रिकवर किया मिड कैप भी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन निफ्टी के जी, जैसा नहीं किया। मिड कैप की बिल्कुल। रिकवरी वैसे भी बहुत मायने ज़्यादा नहीं हो सकती है, बिकॉज़ एक बारी पोज़ीशन कट गया, तो ये तो मोस्टली आपका कैश मार्केट में कट गया ना, तो वो क्या रीइंस्टेट थोड़ा करने के लिए बहुत तो फिर से इंडेक्स मैनेजमेंट भी हुआ? क्या थोड़ा बहुत इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ इस सेंस में कि मिड कैप, स्मॉल कैप उतने नहीं सँभले जितना कि निफ्टी, सेंसेक्स सँभल गए। तो इंडेक्स को कहीं बचाने की, थामने की कोशिश हुई है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मैनेजमेंट कर पाएगा। बिकॉज़ एक तो कल भी एक एक्सपायरी है वीकली, और एक यस्टरडे, मतलब यस्टरडे एंड टुमारो। तो आज का दिन ऐसा था कि कल वाली चीज़ को आज मिड कैप पे पड़ गया। कल एक्सपायरी में भी बहुत सारा पोज़ीशन कटा होगा या शॉर्ट कैरी नहीं हुआ होगा, जिसके कारण आज असर हमको पड़ा मिड और स्मॉल कैप पे। अब फिर एक कल है एक्सपायरी, अब उसका असर हो सकता है कि फ्राइडे को मिड और स्मॉल कैप पे देखने को मिले, अगर कल भी ऐसा ही कुछ चॉपी रह जाता है या ऐसे ही मार्केट चलती रहती है तो। तो इसका जवाब अभी कुछ थोड़ा समय लगेगा मिलने में, कि बॉटम बना है या अभी बनेगा या समय लगेगा। ये 1-2 एक्सपायरी निकल जाए, ये निकलेगा तो फिर हमारे पास मंथली एक्सपायरी आ जाएगा। ये सब कुछ चलता रहेगा और फिर बजट सेशन आ जाएगा 1 फरवरी संडे को। तो वो बहुत सारे इवेंट्स हैं पेंडिंग। मेन मामला ये है कि हमारा मार्केट अभी इतना गिरने का कारण ये नहीं है कि हमारा कुछ अपना इंडिविजुअल रीज़न है। मेजरली बिकॉज़ ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आया, वही सब जो झगड़े-झंझट चल रहे हैं ले दे के, उसका नतीजा, और हमारे में एक्सपायरी कोइंसाइड कर गया, एफ एंड एक्सपायरी वीकली, जिसके कारण से चीज़ें एक्सेंचुएट हो गई हैं। और अगर एक्सेंचुएट हो गई तो उसका फिर रिपल इफ़ेक्ट हमारे को ब्रॉडर मार्केट में चला गया है। तो एक बार क्या होता है कि पेन आ गया ना, तो वो इतना डीप पेन हो जाता है कि फिर तुरंत सँभलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके पास प्रॉफ़िट है, आप प्रॉफ़िट कैरी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका पोज़ीशन कट गया और लॉस में कट गया, तो अब आपको फिर से लॉन्ग साइड जाने के लिए नया पैसा चाहिए, लेकिन वो किधर है? वो तो चला गया ना मेरे हाथ से, मार्जिन कॉल में गया या लॉस में गया, चाहे जैसे भी गया। तो फिर अब ये रीबिल्ड होने में समय लगता है। तो ये मिड और स्मॉल कैप अंदाज़ा 1 तो फ़रवरी के पहले नहीं लग पाएगा, और फिर दिक्कत ये हो जाएगी राजीव जी कि 15 फरवरी से 15 मार्च फिर वो एडवांस टैक्स पेमेंट वाला चक्कर चला आएगा। तो 15 जनवरी से 20 जनवरी तक मार्केट के पास समय था,
जो भी अपसाइड लेना था, ले लेना था, लेकिन वो ले नहीं पाया है। अर्निंग्स ठीक हैं बट बहुत कोई कंफर्टिंग अर्निंग्स भी नहीं है और इस साल उतना होंगे भी नहीं। ये फ़ाइनेंशियल ऑफ कोर्स, ये फ़ाइनेंशियल उतना होगा भी नहीं, तो मार्केट उससे भी नहीं सँभला। तो ये अब जो पूरा ये मामला जो है ना, मुझे लगता है कि मिड मार्च तक ऐसे ही या तो लैकलस्टर चलेगा या थोड़ा बहुत और करेक्शन चलेगा और फिर मिड मार्च के बाद जैसे अपना शुरू हुआ था 2021 अक्टूबर से सितंबर से लेके 2023 तक का वही मामला फिर से बनेगा, वैसा ही वाला सिचुएशन फिर से बनेगा। जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर सेक्टर्स पे निगाह डालें बैंकिंग और आईटी, तो बैंकिंग सेक्टर ने भी उसी तरह से जैसा मार्केट पे दबाव था, वैसा ही दबाव यहाँ भी देखने को मिला है। हालाँकि आईटी पे दबाव थोड़ा कम रहा लेकिन कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा मारामारी देखने को मिली। अ, और इस हफ्ते अभी तक अगर आप देखें तो जो जो बड़े आईटी शेयर थे वहाँ तो उनके रिज़ल्ट्स निकलने के बाद जैसे ही छोटे-मझोले शेयरों के रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं, उसके बाद से थोड़ी-सी लगता है कि घबराहट बढ़ रही है आईटी सेक्टर को लेकर के। पहले बैंकिंग को बताइए, 58,800 पे बंद हुआ है ठीक-ठीक। क्या है आगे इस हफ्ते और क्या देखना बचा हुआ है इसमें? हाँ, बैंकिंग में भी जहाँ पे क्लोज़ हुआ है वो एक्चुअली सेवियर पॉइंट है ना? ये करीब-करीब 58,700 800 के रेंज तक, यहाँ के नीचे क्लोज़ हालाँकि वीक तो बहुत कहेंगे स्ट्रक्चर तो वीक ही है इस चीज़ को, लेकिन इसका सपोर्ट एक्चुअली देखा जाए तो 57,800 के आसपास में सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए जो कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। और फिर वहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं, सिंपल सी बात है जब एक बारी ट्रेंड डाउन हो गया तो ट्रेंड से तो हम फाइट कर नहीं सकते हैं। फिर वेट करना पड़ेगा सपोर्ट कहाँ इमर्ज होता है और फिर उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल आता है कि नहीं। सो फॉर द मोमेंट इसमें भी मान के चलना होगा कि ट्रेंड का ब्रेकडाउन हो गया है। क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ है बट इंट्राडे बेसिस पे हो गया है और इसमें भी चांस रहेगा कि जो बॉटम बना है उसके आसपास बॉटम की रीटेस्टिंग हो। बिना बॉटम रीटेस्ट हुए तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, ये समय लेगा और अब मार्केट में सिक्लिकलिटी आ गई है ना, ये जैन टू मार्च वाला सिक्लिकलिटी आ गया है। तो बॉटम का रीटेस्ट होना लगता तो है कि होना चाहिए। जी। तो ये कहानी हो गई बैंकिंग की। अब आईटी में क्या देख रहे हैं आप? आईटी सेक्टर ने आज गिरावट यहाँ भी दिखाई, बीच में तो काफ़ी घबराहट दिख रही थी, लेकिन फिर इसने काफ़ी शार्प रिबाउंड दिखाया है। एक्चुअली बहुत अच्छा रिबाउंड है और इस रिबाउंड में हुआ कि 37,500 के नीचे का क्लोज नहीं मिला है। अगर आईटी में वो क्लोज मिलेगा तो फिर ये निफ्टी पे भी ये भी बहुत बड़ा प्रेशर डालेगा। उसके पहले ये निफ्टी पे आईटी इंडेक्स प्रेशर नहीं डालेगा, बैंकिंग इंडेक्स डालेगा। तो आईटी इंडेक्स अभी तक ठीक है, 37,500 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर ये फर्दर निफ्टी पे भी प्रेशर डालेगा। जी, ओके। तो ये आईटी सेक्टर का रुझान, लेकिन क्या इस हफ्ते आपको थोड़ा-सा जो छोटे-मझोले आईटी सेक्टर जिनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पर बाज़ार की प्रतिक्रिया ज़्यादा तीखी दिख रही है आपको? ये बाजार में प्रतिक्रिया तीखी इसलिए है ना राजीव जी कि यहाँ पे डिमांड एकदम से मिसिंग है ना, वॉल्यूम्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सेसिव वॉल्यूम वाला सेल चल रहा है। मार्केट अगर 1 सवा साल से ऊपर हो गया नहीं चला है, स्टॉक्स नहीं चले हैं, तो इतना सामान नहीं रहेगा कि बहुत वॉल्यूम में सेल होगा, लेकिन इट्स टोटली डिसइंटरेस्ट टू बाय और उसका रीज़न नहीं ढूँढ पा रहे हैं कि क्यों खरीदा जाए। इसलिए अभी जो भी मार्केट में आ रहा है माल, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो इसमें जितनी तीखी गिरावट है, उतनी ही तीखी तेज़ी भी आएगी एक समय के बाद। लेकिन वो समय कब है, वो तो मार्केट ही बताता है, धीरे-धीरे उसका भी अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन ये मार्केट में अगर इसको बोला जाए कि इतने ज़्यादा प्राइसेज़ टूट क्यों रहे हैं? प्राइसेज़ इसलिए नहीं टूट रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई क्रिएट हो रही है, लिक्विडिटी इश्यू है, वॉल्यूम का इश्यू है, इसलिए टेकर नहीं है सामने किसी भी का, इसलिए प्राइसेज़ टूट जा रहे हैं।
बट कहीं भी देखेंगे तो वॉल्यूम उतना एक्सेसिव नहीं मिलेगा। जी। जो परसिस्टेंट के नतीजे आए, उन पर अगर आपकी निगाह गई हो अ, वैसे तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, नतीजे अच्छे रहे, लेकिन अगर आप शेयर भाव देखें तो आज इसकी भी पिटाई हो गई। खैर अभी आज तो सभी विक्टिम हुए ही होंगे इसमें, बट इनके नतीजे परसिस्टेंट के कंसिस्टेंट हैं, तो नाम भी परसिस्टेंट है और नतीजे भी कंसिस्टेंट हैं। तो और क्वार्टर सॉरी वाई भी ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी स्लाइट ग्रोथ तो आपको दिख ही रहा है, मार्जिन मेंटेन कर लिया है और नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिप दिखेगा, जो आईटी के केस में मार्केट को थोड़ा बेहतर नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। बट नेट नेट परसिस्टेंट का जो मूवमेंट है स्टॉक प्राइस का, इट इज मोर इन सिंक विद द मार्केट पर से या निफ्टी आईटी इंडेक्स पर से। अभी इसका कोई भी गिरावट सिर्फ इसके रिजल्ट का गिरावट नहीं है, पूरे के पूरे सेक्टर के गिरावट के कारण है, क्योंकि रिकवरी भी एग्जैक्टली वैसी हुई है जैसी आपकी आईटी इंडेक्स की हुई है। तो अगर नंबर जो सामने हैं उसमें देखेंगे तो बहुत कुछ खराब तो नहीं दिख रहा है। थोड़ा बॉटम लाइन भी हिट इसलिए दिख रहा है कि आपको एक अदर इनकम नेगेटिव दिख रहा है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, एक्सेप्शनल आइटम है कुछ 89 करोड़ का। तो करीब-करीब आप समझिए कि इसमें 49 करोड़ का एक एब्नॉर्मल एक्सेप्शनल आइटम है, उसको ऐड बैक कीजिएगा, तो यही चीज़ आपको करीब 490 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगी और 490 करोड़ के आसपास 470 पिछले क्वार्टर का, अभी 490, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो नंबर्स नीदर बहुत एक्साइटिंग कहा जाएगा और नॉर बहुत खराब, फ्रॉम माय स्टैंड पॉइंट, यही कह सकता हूँ मैं इसका। अब यहाँ पे अ, थोड़ा-सा पहले एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर नज़र डाल लेते हैं क्योंकि गहमा-गहमी वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है और जैसा आपने बताया कि डाउ जोन्स ने पिछले दिन काफ़ी इस समय तो थोड़ी हरियाली दिख रही है, लेकिन पिछले दिन काफ़ी उठा-पटक मची। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से क्या संकेत लेंगे अभी? डाउ जोन्स का तो 48,000 की पहले नेगेटिविटी तो नहीं ले पाएँगे, इसलिए उसको वहीं पे रखते हैं, बाकी ये नॉर्मल करेक्शन में डालते हैं। 48,000 के नीचे अगर डाउ जोन्स क्लोज़ हो, तो इसको फिर फर्दर हम स्टडी करेंगे कि डाउ जोन्स का और जी। करेक्शन डीप होगा। लेकिन कल की ये जो गिरावट क्या ट्रम्प साहब को ये शेयर बाज़ार का इशारा है कि आप जो कर रहे हैं, उससे अमेरिका भी परेशान होने जा रहा है या हो रहा है? मैंने इस पे कुछ सोचा है, आप चाहें तो मैं संडे को इलैबोरेट कर दूँगा, लेकिन अभी कहेंगे तो मैं 1 मिनट के लिए अपना व्यू डाल दूँ, क्योंकि कल जो हुआ है ज़रूर एक और जितनी जी, बिल्कुल। कल क्या हुआ है ताज़ा-ताज़ा उसे समझ लेते हैं, फिर अपनी साप्ताहिक चर्चा में उस पे तो बात करेंगे ही विस्तार से। लेकिन अभी अ, कल का ये जो हमने पूरा उतार-चढ़ाव देखा अमेरिकी बाज़ार में, उसको थोड़ा समझना तो ज़रूरी है। देखिए, ऐसा है राजीव जी कि मेन चीज़ क्या है, लग रहा है कि फिर से जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गया है और जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस में डर क्या लग रहा है कि जैसे रशिया यूक्रेन परसिस्ट किया, जैसे फिर इज़राइल हमास हो गया, अगर और फिर इंडिया ने पाकिस्तान को मारा, इस तरह का अगर चला फिर से लड़ाई, तो यूएस का जो अगर लड़ाई जिस तरह से यूरोप खड़ा हो रहा है सामने, ठीक है, नहीं ठीक है, अलग बात है ना? लेकिन अगर यूएस वर्सेस यूरोप और नाटो वर्सेस नाटो हो गया, तो ये स्केल बहुत बड़ा हो सकता है और ये जिसको हम बोलते हैं ना, विध्वंसकारी बोलते हैं ना, अगर मुझे सही शब्द याद आ रहा है तो बहुत ही खराब हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा है लोगों का। मेरा सिर्फ़ एक पॉइंट है यहाँ पे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं चाहे जो भी हूँ, ही इज़ नॉट इन हिज़ मेंटल कंट्रोल, वो मेंटली अनस्टेबल हैं, वो हैं ही नहीं इंसान अपने कंट्रोल में। यूएस बड़ा वॉर लंबे समय तक अफ़ोर्ड कर सकता है, वॉर के लिए बहुत पैसा लगता है। अभी आपने क्या नाम है, जेमी डिमॉन डियॉन क्या नाम है? उनको आपने सुना, उन्होंने क्या बोला?
$38 ट्रिलियन डॉलर का डेट यूएस लेके चल रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप बड़ा वॉर करने जाएँगे और डेट क्रिएट होगा, फंडिंग कहाँ से आएगी? तो ये जो डेट इकलौता नंबर चीज़ जो मैं बोलूँगा कि यूएस पे इतना डेट है कि वो अपने आप कोई बड़े वॉर में शायद लंबे समय तक उलझ नहीं पाएगा, बिकॉज़ वो फिर कहीं न कहीं से उसका फ़ाइनेंशियल ट्रबल ट्रिगर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा वॉर अफ़ोर्ड कर सकते हैं यूएस की तरफ से। वो लोगों को डरा-धमका सकते हैं, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि उनके कारण सब झुक चुके हैं। बट यूएस इन रियलिटी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा वॉर अफ़ोर्ड कर सकता है। वेनेजुएला से किडनैप करके लाना या क्यूबा को दबा के ले आना, ये सब छोटी-मोटी बातें हैं। ये लेकिन जो नाटो वर्सेस नाटो, ये बहुत बड़ा स्केल हो सकता है और वो ट्रंप अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। उनको ही इम्पीच कर देंगे लोग। इसलिए मैं इस थियरी से जा रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बाज़ार को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये डिस्टर्ब रहेगा। वोलेटिलिटी रहेगी। बट मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि ये धमकी के बाद पागल इंसान है, कर दे तो कर दे, मुझे नहीं पता है। लेकिन लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि यूएस एक $38 ट्रिलियन डॉलर डेट के साथ बड़ा लंबे समय का वॉर अफ़ोर्ड कर सके, वो भी विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पार्टनर अलाइ जिससे भी कह लीजिए। तो मेरा यही इसी थियरी पे मैं चल रहा हूँ कि ऐसा कोई बड़ा वॉर निकल के नहीं आना चाहिए। और इसलिए मार्केट में ये वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। एट सम पॉइंट इन टाइम इट विल सेटल डाउन एंड देन वी विल अगेन हैव ग्रीन कैंडल्स, अच्छा सिचुएशन होगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है जो कल हुआ है। डर आएगा, डर में वोलेटिलिटी आएगी, मार्केट्स बहुत बढ़ चुके हैं, गिरेंगे, बट नेट-नेट फिर से ये ऊपर चलेंगे। यही मेरी थियरी है भई। जी। लेकिन अगर आप अभी डावोस में ट्रंप के ताज़ा बयान को देखें, उसमें वो 2 चीज़ें कह रहे हैं। एक तो ये कि वो ग्रीनलैंड को कब्ज़ा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बलपूर्वक कब्ज़ा नहीं करेंगे ग्रीनलैंड पे, पहली चीज़ उन्होंने ये कही है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि नहीं, ग्रीनलैंड पर उन्हें नियंत्रण चाहिए और वो इसलिए कि अमेरिका के अलावा कोई भी देश या देशों का समूह, यहाँ पे साफ़ तौर पे वो नाटो को ही, नाटो के जो बाकी उनके सदस्य देश, उनके सहयोगी देश, उनके मित्र देश हैं, उनको वो संदेश दे रहे हैं कि कोई भी देशों का समूह जो है, वो ग्रीनलैंड को सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है। जो कई देशों ने, यूरोप के, जो अपने 2-2 4-4 सैनिक भेज कर के ग्रीनलैंड की सुरक्षा का दिखावा करने का प्रयास किया है, शायद उसकी तरफ उनका इशारा है, कि भई आप ये 2-4 सैनिक भेज कर के आप ग्रीनलैंड को सुरक्षित कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं हुआ राजीव जी, ग्रीनलैंड उसको चाहिए, व्हिच इज़ फेयर इनफ। अब हो सकता है आप इसको अजीब किस्म का क्या बोलते हैं, जो मैं रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करूँगा, वो मान सकते हैं, बट उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी चाहिए था, लेकिन मिला। सेकंड हैंड मिला ना वहाँ से। तो हो सकता है कि उस तरह किसी को इतना परेशान कर दे, तो कोई उसको उठा के दे दे, कि ले जाओ भई, ले जाके रख लो। लेकिन ग्रीनलैंड वो वॉर करके नहीं लेंगे। मैं ये पॉइंट लाना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो जाएगा इस ग्लोब के लिए। वॉर नहीं हो सकता। वॉर होगा तो यूएस इज़ नॉट इन अ सिचुएशन टू अफोर्ड अ लॉन्ग बिग साइज़ लॉन्ग लंबे समय का जो बोलते हैं एलोंगेटेड या बहुत लंबे समय तक चलने वाला वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते विद सच काइंड ऑफ डेट। बट यू नेवर नो, फिर किसी को किडनैप करके ले आए तो बोलेगा अब ले लिया, किडनैप करके ले लिया तो ग्रीनलैंड इसको दे दो। वैसा कुछ हुआ तो हो सकता है, बट वॉर से नहीं होगा। जिस तरह से उनको पीस प्राइज़ मिल गया, मचाडो ने डर-डर के दे दिया कि भई तुम लेके जाओ, मुझे भी उठा के ले जाओगे तो फिर मैं क्या करूँगी? तो वैसा कुछ करके मिल जाए तो अलग बात है, लड़ के नहीं मिलेगा, वो बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगी। जी, तो अब वेनेजुएला से उन्हें 2 ट्रॉफ़ीज़ मिली हैं, एक को वो लूट करके ले आए और दूसरा मतलब जिसने खुद ही आकर के सरेंडर कर दिया। एक मदुरो को और दूसरे मचाडो। एक को लूट कर ले आए, किडनैप करके ले आए और दूसरे ने सरेंडर कर दिया आकर के। देखिए ना खैर, संसार कितना बेबस है, आप देख लीजिए। जी।
एनीवे तो समझना ये है कि भई अमेरिकी बाज़ारों में अगर ये उठा-पटक शुरू हो रही थी, तो क्या उसके चलते भारतीय बाज़ारों में निवेशकों को डरने की ज़रूरत है या अब समस्या वहाँ है तो फिर हमारी तरफ से थोड़ा-सा दबाव कम हो जाएगा? हमारी प्रॉब्लम अलग है राजीव जी, मैं हाँ, इस चीज़ पे मैं अड़ा रहूँगा। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण मार्केट गिरना होता, तो पूरे संसार में भारत के अलावा और कोई मार्केट गिरने वाला नहीं दिखता मुझे, जो एक्चुअली मेजर इकोनॉमीज़ हम बोलेंगे, है ना? तो हमारा बाज़ार क्यों नहीं चला, नहीं गिरा भी तो नहीं चला, क्यों नहीं चला? ये एक हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, वो शैडो इफ़ेक्ट के बेसिस पे हम ले रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा होता है। हम इसको बहुत नॉइज़ क्रिएट कर देते हैं, बहुत नॉइज़, ये अननेसेसरी नॉइज़ है। हर चीज़ का बेस अगर ग्रोथ आती है, तो उसका बेस ऊपर होता है और जब एक बेस थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो वहाँ से फर्दर जो ग्रोथ है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो या तो मॉडरेट होता है या रेट ऑफ ग्रो या बहुत ज़्यादा डिप होता है, फिर वो नया बेस बनता है। तो हुआ ये है कि आपका एक कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ किक हुआ आफ्टर कोविड, जो रिकवरी आई उसके बाद, और वो यहाँ से करीब-करीब 6 क्वार्टर पहले पीक हो गया। तो जब आपका अर्निंग्स ग्रोथ पीक हो गया, तो आपके वैल्यूएशन भी पीक हो जाने चाहिए। तो अब वहाँ से अर्निंग्स आपका हो रहा है 1 से 2-3%, 4% के एवरेज में चल रहा है और आपका मार्केट का वैल्यूएशन 22-23 टाइम है। तो मार्केट हैज़ टू ईदर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस और कंसोलिडेट। यही चीज़ मैं हर लोगों को सिखाता हूँ कि भाई 4 से 5 साल में तुम्हारा मार्केट 1.5 से 2 साल नहीं चलेगा। तुम कुछ भी कर लो, नहीं चलेगा, लेकिन वो समय तुमको देता है कि अपने आप को फिर से संगठित करो, रिस्ट्रक्चर करो अपने पोर्टफोलियो को और नए रन के लिए रेडी रहो। ये नॉर्मल फिनोमिनन है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पिछले 1.5 साल मार्केट में कि भारत का मार्केट बहुत खराब हो गया। एक समय ऐसा था कि हमारा मार्केट फास्टेस्ट ग्रोइंग हो गया था, इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग तो अभी भी है, मार्केट भी हमारा बहुत तेज़ी से ग्रो किया। एक फाइनेंशियल ईयर में 28% का रिटर्न दिया। तो वो नॉर्मलाइज़ तो आगे जाके होना है, वो नॉर्मलाइज़ हो रहा है बस ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है बाज़ार में। हमारा कोई भी अर्निंग्स ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है कि यहाँ से आपका मार्केट बहुत तेज़ हो जाए। लेकिन फिर क्या होगा? ये फाइनेंशियल ईयर का खराब अर्निंग मतलब करीब आप समझें कि 7-8 क्वार्टर्स के लगातार खराब अर्निंग, बेस लो हो जाएगा ना। बेस लो होगा तो इसके बाद जब अर्निंग्स ग्रोथ आएगा तो वो फिर आपको बड़ा ग्रोथ दिखने लगेगा। जो मैं कह रहा हूँ कि अगले फाइनेंशियल का 15% प्लस का ईपीएस ग्रोथ एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 15% तो इनबिल्ट अपसाइड हो सकता है ना निफ्टी में, जिसके कारण मैं 28 से 30 हज़ार कह रहा हूँ। तो ये फिर हो जाएगा वहाँ पे जाके। ये 1 से डेढ़ साल का नॉर्मलाइज़ेशन है। देयर इज़ नथिंग न्यू और कोई ऐसा डेंजरस नहीं है इसमें। हमारा वैल्यूएशन कोई ऐसा 28-30 टाइम का प्राइस अर्निंग पे नहीं चल रहा है। ट्रेलिंग में भी हम सुनते हैं 22, 21-22 के आसपास का चल रहा होगा। ये बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं है, लेकिन वैसा कोई लीथल भी नहीं है विथ अबाउट 7% जीडीपी ग्रोथ नहीं है। तो ये जो है हमारा मार्केट नहीं चला है बिकॉज़ हमारे अर्निंग्स स्टैग्नेंट हो गए हैं और यही अर्निंग्स अगले फाइनेंशियल से आपको ऊपर दिखेंगे। आपका मार्केट जब चलना शुरू होगा अगले फाइनेंशियल तो अगले 2 साल चलता रहेगा। फिर हम गाना गाएँगे मार्केट चल क्यों जाए? दिस इज़ द रीज़न। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज़ नॉट द रीज़न दैट हैज़ कॉज्ड वोलेटिलिटी। उसके कारण सडन डिप्स आए हैं, उसको अपने के लिए फ़ायदे के लिए यूज़ कर लीजिए। बट रीज़न इज़ दिस ईपीएस ग्रोथ। जी, बिल्कुल। अच्छा हमारे एक दर्शक ये पूछ रहे हैं कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक इनकी तो धज्जियाँ उड़ गई हैं। इन्होंने हमारे अ, यूट्यूब पर जो हम वीडियो डाल रहे हैं इस चर्चा के अलग-अलग हिस्सों को उस पर ये टिप्पणी आई हुई है। तो जो बाज़ार में दिक्कतें दिख रही हैं उसमें ज़्यादा दबाव इनको दिखा कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप पर उड़ा हुआ है। मतलब एकदम धज्जियाँ उड़ने जैसा हाल अभी दिख रहा है। अ, सबको अपने पोर्टफोलियो में जो लगातार ये कमज़ोरी आती हुई दिख रही है, इसके चलते स्वाभाविक है उनका भरोसा डगमगाएगा। क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या अभी इस समय अपने पोर्टफोलियो को देखना छोड़ दें या अभी भी कुछ कहीं पर डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं तो वो किस तरह से करें?
या इस समय डर के आगे जीत है, इस बात को याद रखें और मजबूत शेयरों में खरीदारी शुरू करें? किस तरह के अप्रोच के साथ अभी ये जो ख़ास करके सेगमेंट है माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप जहाँ पर लोगों को अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा रक्त रंजित दिख रहा है, उसमें क्या करना है? नहीं, अगेन एट द रिस्क ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड और पोटेंशियल क्रिटिसिज्म फेस कर सकता हूँ मैं आपको फिर कहूँगा, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक सेगमेंट है जो क्रैश कर रहा होगा। पूरा का पूरा अगर मिड कैप सेगमेंट क्रैश करना होता, तो भाई साहब ऐसा है कि मार्च 2025 को आपका मिड कैप इंडेक्स था करीब-करीब 47,000 का और ये इंडेक्स आपका 61,000 चला गया, ठीक है? ये 61,000 आपका गया था जनवरी 2026 में, है ना? और अभी आपका 57,000 है। क्या क्रैश हो गया है? देखिए, क्या होता है इस पॉइंट को समझिए या ये एप्लीकेबल है इवन जो पोर्टफोलियो मैं भी बनाता हूँ। पोर्टफोलियो का एक सेगमेंट अच्छा करता है, एक सेगमेंट ना बहुत अच्छा करता है, ना बहुत खराब होता है। एक सेगमेंट अच्छा नहीं करता है, एक सेगमेंट खराब करता है। पोर्टफोलियो के अलग-अलग सेगमेंट होते हैं, बनाए जाते हैं बिकॉज़ आपको एक सीएजीआर बिल्ड करने के लिए आपको थोड़े से टैक्टिकल पीसेस लगाने पड़ते हैं। कुछ आपके 5 साल के हिसाब से लगाना पड़ता है अर्निंग्स के हिसाब से, कुछ 3 साल के हिसाब से लगाना पड़ता है। तो जो हमने 5 साल की अर्निंग्स के हिसाब से लिए हैं, वो पिछले डेढ़ साल में तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकते हैं। बिकॉज़ अभी मार्केट से रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो वो सेगमेंट अच्छा नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले 3 साल से हम लेके चले आ रहे हैं, वो सेगमेंट अच्छा कर रहा है और भी अच्छा करेगा। तो आप कभी भी पोर्टफोलियो बनाएँगे ना, तो पोर्टफोलियो एक मिक्स होता है। अब म्यूचुअल फंड का एक सेक्टर फंड तो नहीं है या मिड और लार्ज कैप फंड तो नहीं है, स्मॉल कैप फंड तो नहीं है, तो वो एक स्क्यूड फंड हो गया। एक नॉर्मल पोर्टफोलियो में मिड लार्ज कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है, माइक्रो कैप भी होता है। तो सारे सेगमेंट हर पोर्टफोलियो के हमेशा अच्छे नहीं चलते हैं। एक सेगमेंट खराब रहता ही रहता है और वो अगर अच्छी चीज़ें चुनी हैं, तो वो या तो ठीक होंगी या उसमें और ऐड करके ठीक किया जाता है और अगर अच्छी चीज़ें नहीं चुनी हैं, तो हमको भी कुछ चीज़ें सही समय पे लाके काट के हटाना पड़ता है। तो हम उस सेगमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, जो सेगमेंट हमारा क्रिएट किया गया है 55,000 मिड कैप इंडेक्स से 61,000 के रेंज का। इस कारण से ये इतना नॉइज़ है कि पोर्टफोलियो में इतना लाल लेकिन बताएँ मुझे कि जिसने अगर क्रिएट किया है कोई चीज़ 47,000 से, वो क्यों अभी होना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो इतना खराब हो गया है? क्यों खराब दिखता है? इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए और मेरे क्लाइंट्स को भी ये बात समझना है। आप हमेशा सिर्फ़ अपना पोर्टफोलियो का ओपन पोज़ीशन जाके देखते हैं, ये मेरा ओपन है। भई ऐसा नहीं होता है, आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ओवर टाइम के लिए जिसमें आप प्रॉफ़िट बुक करते हैं, फिर रीइन्वेस्ट करते हैं, आरओआई ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ये एक प्रोसेस चलता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि जो हम प्रॉफ़िट कमाते हैं और डिविडेंड खा जाते हैं ना, उसको हम भूल जाते हैं कि खा गया, बिना हाजमोला के हजम हो गया। अब जो है बस सामने का ओपन पोर्टफोलियो है। तो भाई जब सामने का ओपन पोर्टफोलियो आज बनाया है, इस लेवल पे बनाया है, तो इसको अगले 5 साल में देखो ना, अभी 5 दिन में देखोगे तो खराब ही लगेगा। लेकिन अगर 5 दिन का देखना है तो पिछले 3 साल का भी तो देखो, वो जो खा के बैठे हो प्रॉफिट और डिविडेंड, वो किधर जाएगा? हमारे इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया में हमको अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरत है। हमको ओवरऑल पोर्टफोलियो का कॉर्पस ग्रोथ देखना चाहिए कि 3 साल, 5 साल पहले मेरा ₹100 आज की तारीख में कितना है, आपको कोई चीज़ खराब नहीं लगेगा। ये एक प्रोसेस है। हाँ, अब आप ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से, एक रिसर्च एनालिस्ट के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे, जो क्या करता है, एक रिसर्च करके रिपोर्ट आपको दे देता है, साल के आपको 1000 या 1500 कॉल दे देता है और उसके बाद ईयर एंड में इवैल्यूएशन आ जाता है, ये मेरा सक्सेस रेट है। वो तरीका अलग है, वो उस साल का हिसाब करके ट्रेडिंग का बैठ जाइए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, हमको देखने का तरीका बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में कहीं भी गलत है, मैं सामने नंबर से बात कर सकता हूँ। इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट में देयर विल बी अ पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो व्हिच विल नॉट डू वेल। आज के तारीख में भी देयर विल बी वन पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो व्हिच इज होल्डिंग गुड और थोड़ा इंक्रीज भी दिखा रहा है। ये होगा, हर समय का है। तो ओवरऑल एनालिसिस करें कृपया।
एक स्क्यूड एनालिसिस नहीं करें। मैं आपको सही चीज़ें समझा सकता हूँ, फ़ोर्स नहीं कर सकता कि ऐसा करो, जो सही है वही समझा सकता हूँ।